हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी टॉपिक ऑफ द डे सेशन। हमारा करंट अफेयर का सेशन है जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह 19th एशियान इंडिया समिट के बारे में। रिसेंटली इंडिया और आसियान का 19th समिट हुआ है कंबोडिया में, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, वहां पर अटेंड किए थे इस समिट को। और चूंकि आसियान जो है इंडिया के लिए वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। आसियान साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं इंडो पैसिफिक के अराउंड में, उसका एक ग्रुपिंग है। और इंडिया के लिए यह जो ग्रुपिंग है आसियान ग्रुपिंग, वह बहुत डायमेंशन से इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक हो या सिक्योरिटी पर्पज से हो या चाइना के राइजिंग पावर को कंटेन करने से रिलेटेड हो। अब इस पॉलिसी की अगर इस समिट की हाईलाइट की बात करेंगे, चूंकि 19th समिट था और इसके मेजर हाईलाइट्स में है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया का, उससे फिर से और अधिक रिवाइव करने की बात कही गई। बेसिकली ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, अर्लियर ये लुक ईस्ट पॉलिसी था, लुक ईस्ट पॉलिसी था, जो कि 1992 में इसे लॉन्च किया गया था जब इंडिया में क्राइसिस था, क्राइसिस होने वाला था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम चल रहा था। एट दैट टाइम जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट रहती है, लुक ईस्ट पॉलिसी रहती है ताकि आसियान कंट्रीज और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाया जा सके। 2014 में इस लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया जाता है और इस समिट में इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और अधिक इनहांस करने की बात की जा रही है ताकि इंडिया और जो आसियान मेंबर है उनके कल्चरल, इकोनॉमिक और सिविलाइजेशनल टाइज को और अधिक बढ़ाया जा सके। Through this India's Act East policy, India reiterated its support to ASEAN centrality in Indo-Pacific region. That's why इस Act East policy के तहत जो इंडिया है हमेशा से इंडो पैसिफिक रीजन में आसियान के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो वियतनाम हो, फिलीपींस हो, सिंगापुर हो, उनको बहुत अधिक सपोर्ट कर रहे हैं एवरी मैनर में। जैसे अगर एग्जांपल हम ले ले, साउथ चाइना सी को डिस्प्यूट को लेकर है, वियतनाम और फिलीपींस चाइना के साथ डिस्प्यूट है उनका साउथ चाइना सी को लेकर, वहां भी इंडिया जो है उन कंट्रीज को, आसियान कंट्रीज को हमेशा से सपोर्ट कर रहा है अंडर दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी टू इनहांस एंगेजमेंट और टू इनहांस कोऑपरेशन ऑन मल्टी डायमेंशन बिटवीन इंडिया एंड द मेंबर कंट्रीज ऑफ दिस ग्रुपिंग। इस मीटिंग में अर्लियर टिल डेट जो इंडिया और आसियान का जो स्टेटस था वह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का था, बट दिस मीटिंग अनाउंसेस द एलिवेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। पहले अभी तक जो हमारा स्टेटस था वह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का था, बट इस मीटिंग में इसे और अधिक एलिवेट करके एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा दिया गया है। इट रिट्रेटेड द कमिटमेंट टू इनहांस इंडिया आसिया कोऑपरेशन इन वेरियस एरियाज सच एज मैरीटाइम एक्टिविटीज, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एमंग अदर्स। ये जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर था उसका स्टेटस इनहांस किया गया अप टू द कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सो टू इनहांस द रिलेशन इन द एरिया ऑफ काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट एंड एमंग द वेरियस फील्ड्स। सो अभी तक जो हमारे पॉलिसी में लैकुने थे, जो रिलेशन में कुछ हर्डल्स थे, उसे और अधिक इनहांस करने के लिए हम अपने स्टेटस को एलिवेट किए हैं फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। Also, it proposes expediting the review of ASEAN India Trade in Good Agreement। बेसिकली एक एग्रीमेंट है AITIGA, एटिगा, बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्रीज की गुड्स को के ट्रांसपोर्ट को और अधिक बढ़ाया जा सके। तो इस पे भी इस मीटिंग में एम्फसाइज किया गया है कि यूजर फ्रेंडली, सिंपल और ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके। इस मीटिंग में यह एम्फसाइज किया गया है 19th समिट में। पीस और सिक्योरिटी को इनहांस करने की बात की गई है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी की लेके बात की गई है,
क्योंकि पीस और स्टेबिलिटी जब तक इस इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं रहेगा तब तक दोनों के बीच में कोऑपरेशन नहीं बढ़ेगा, ट्रेड्स में इन्हांसमेंट नहीं आएगा। दैट्स वाई इस 19th समिट में इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और पीस को लेकर भी काफी जोर दिया गया है, और ताकि मैरीटाइम सेफ्टी बढ़ाया जा सके, सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को भी बढ़ाया जा सके, ताकि ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, पायरेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके। डीपनिंग डायलॉग एंड कोऑर्डिनेशन। अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है इन दोनों एक आसियान ग्रुपिंग और इंडिया के बीच में, जहां पे ये अपने व्यूज को शेयर करते हैं, अपने डायलॉग्स को और अधिक बढ़ाते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एक तो इंडिया आसियान समिट हुआ, जैसे अभी रिसेंट में 19 समिट हुआ है, ईस्ट एशिया समिट के थ्रू, पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आसियान रीजनल फोरम के थ्रू, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, एडीएम प्लस, एक्सपेंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम। बेसिकली these are all the platform which is shared by India and ASEAN grouping as a part of ASEAN centrality. Two sides affirm the importance of their dialogues. दोनों साइड्स को इतना पता है कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये ऐसे जितने सारे प्लेटफॉर्म्स है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म्स है जहां पे ये अपने कोऑपरेशन और ट्रेड इन्हांसमेंट के लिए अपने डायलॉग्स को करते हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं। तो ये जितना आसियान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, आसियान कंट्रीज के लिए भी इंडिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, ये तो अभी रिसेंट मीटिंग की बात हुई थी, जो 19 समिट हुआ उसका ओवरऑल एम यही था कि जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको और अधिक इन्हांस किया जाए, ताकि हमारे कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। जो स्टेटस था, ट्रेड स्टेटस, स्ट्रेटेजिक स्टेटस से अब कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक स्टेटस दिया गया है, ताकि और जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ट्रेड से पर्पज से हो, पीस स्टेबिलिटी से हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च के पर्पज से हो, उस सब में और अधिक हम अपने रिलेशन को बढ़ा सके। तो ये तो 19 समिट की बात हुई। अब पहले बात कर लेते कि आखिर ये आसियान क्या है। तो बेसिकली आसियान साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक रीजनल ग्रुपिंग है, जिसका फाउंडेशन हुआ था इन 1967 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। दीज आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान ग्रुपिंग। और इसका जो चेयरमैनशिप है, जो कौन इसका चेयर करेगा, वह एनुअली रोटेट करता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश नाम से रहता है उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनका चेयरमैनशिप रोटेट करता है। आसियान कंट्रीज हैव अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 650 मिलियन एंड जीडीपी ऑफ $2.8 ट्रिलियन का इनका एक जीडीपी है। जितने भी इनके मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है इसमें, उनका टोटल जीडीपी $2.8 ट्रिलियन का है। मेंबर्स की बात करें, अभी करंट मेंबर्स ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इतने सारे इसके मेंबर्स है। अब बात करते हैं ये जितने भी मेंबर्स है, ये आइलैंड्स कंट्रीज है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई जो इंडिया है वो टाइम टू टाइम अपना एंगेजमेंट, अपना रिलेशन आसियान के साथ डेवलप करने की बात करता है, और उसमें जो भी हर्डल्स हैं उसे रिमूव करने की बात करता है। आसियान और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो काफी हमारा ओल्ड रिलेशन रहा है। यह रिलेशन स्टार्ट होता है जब इंडिया में फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति होती है 1991 में। एट दैट टाइम जिस पॉलिसी को हमने अभी देखा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, वह लॉन्च किया जाता है एज ए लुक ईस्ट पॉलिसी। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम इंडिया और आसियान के बीच में उस टाइम 1992 में टाइज होता है, इकोनॉमिक टाइज, ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, इंडियन इकोनॉमी को भी रिवाइव किया जा सके और आसियान मेंबर के साथ ट्रेड पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। उसी को चेंज कर दिया जाता है 2014 में एज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और जब से यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी चेंज होता है, आसियान कंट्रीज और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रहता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो अगर प्रेजेंट स्थिति की बात करें, जो आसियान है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इन 2009
इंडिया और आसियान कंट्री के बीच में एक एफटीए साइन होता है। प्लीज रिमेंबर, जो 2009 में साइन होता है एफटीए, वह सिर्फ गुड्स के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एफटीए साइन होता है। इस स्टेटस को 2014 में फिर बढ़ाया जाता है टू, और इस एफटीए को अब बढ़ा के कर दिया जाता है टू द सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट। 2009 में एफटीए साइन हुआ फॉर ट्रेड इन गुड्स, उसे ही अगेन एनहांस किया गया 2014 में टू ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट। सिंस एफटीए, जब से ये एफटीए साइन होता है 2009 में, और 2014 की बात करें जब ये सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है और इन्वेस्टमेंट, तब से लेकर अभी का जो 2019-20 की अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो ट्रेड है इंडिया और आसियान के बीच में वो ऑलमोस्ट डबल होके $87 बिलियन का हो चुका होता है। लॉकडाउन के टाइम में जब पैंडेमिक का सिचुएशन रहता है, ट्रेड में डिक्लाइन होता है, उस समय वो $79 बिलियन का रहता है। इंडिया और आसियान के बीच में एक एग्रीमेंट है CECA, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये इंडिया और आसियान रीजन के बीच में ये पैक्ट है टू इनहांस द ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। इंडिया जो है इसमें ट्रेड कंसेशन प्रोवाइड करता है, छूट देता है जो भी आसियान मेंबर है, और उनमें ट्रेड पैक्ट को बढ़ावा देने के लिए इस CECA प्रोजेक्ट को साइन किया गया था कि इंडिया जो है जितने भी आइलैंड कंट्रीज है उन्हें ट्रेड कंसेशन प्रोवाइड कर सके और इकोनॉमिक टाइज को और अधिक इनहांस किया जा सके, कंसेशनल ट्रेड एंड राइज इन इन्वेस्टमेंट। कमोडिटी ट्रेड की बात करें तो अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक का जो कमोडिटी ट्रेड हुआ है बिटवीन इंडिया एंड आसियान वो $98 बिलियन का ऑलमोस्ट हुआ है। सो जब से हमने एफटीए साइन किया है आसियान मेंबर के बीच में, हमारा जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वह ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और इंडिया का जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर, ऐसे ऑलमोस्ट सारे कंट्री जितने भी आसियान कंट्रीज है उसमें इंडिया का अच्छा रिलेशन है, लेकिन मेजर जो ट्रेडिंग पार्टनर है इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एंड थाईलैंड, ये मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है इन दिस ग्रुपिंग। इवन वियतनाम ने तो इंडिया को इनवाइट किया है साउथ चाइना सी में एक्सप्लोरेशन के लिए, और इससे एक्चुअली चाइना का कंफ्लिक्ट चलता है आसियान मेंबर कंट्रीज के साथ, स्पेशली फिलीपींस, वियतनाम के साथ साउथ चाइना सी को लेकर, और वियतनाम ने इनवाइट किया है इंडिया को फॉर द एक्सप्लोरेशन इन साउथ चाइना सी, और चाइना को इससे प्रॉब्लम है। सो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया का इस ग्रुपिंग के साथ इंगेजमेंट इनहांस करने का एक कारण यह भी है ताकि जो चाइनीज प्रेजेंस है और चाइनीज जो राइज हो रहे हैं उस इंडो पैसिफिक रीजन में, स्पेशली साउथ चाइना सी रीजन, उसे कंटेन किया जा सके। पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी इंडिया और आसियान कंट्री के बीच में है। आसियान इंडिया ट्रेड सेंटर के थ्रू ये टाइम टू टाइम अपने पॉलिटिकल इन्हांसमेंट करते रहते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बहुत सारे फंड इन्होंने स्टैब्लिश कर रखे हैं जिससे कि एक दूसरे कंट्रीज को फाइनेंशियल फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशली इंडिया बहुत सारे इनके जो आइलैंड कंट्रीज है उसे टाइम टू टाइम फंड भी देते रहते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, बहुत सारे जो फंड स्टैब्लिशमेंट है, आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड, आसियान इंडिया साइंस टेक डेवलपमेंट फंड, और इस साइंस टेक डेवलपमेंट फंड में देने का मेजर मकसद है कि इन कंट्रीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। आसियान इंडिया ग्रीन फंड, ताकि ग्रीन इकोनॉमी की बात, ताकि इमिशन कम किया जा सके, क्योंकि इन आइलैंड कंट्रीज में सबसे अधिक खतरा है क्लाइमेट चेंज का। सी लेवल बढ़ेगा, इनके बहुत सारे जो मेजर एरियाज है वह डूब जाएंगे। इसलिए ग्रीन फंड दिया जाता है कि ताकि ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके और इमिशन को कम किया जा सके। कनेक्टिविटी इंडिया बढ़ा रहा है, बहुत सारे ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंडिया ने लॉन्च किए हैं। कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, यह इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार और देख सकते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार और थाईलैंड को यह कनेक्ट करता है। दूसरा, एक रेल लिंक इंडिया प्रपोज किया है इस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन न्यू दिल्ली टू वियतनाम के हनोई शहर तक। यह एक रेल लिंक प्लान किया गया है इस्टेब्लिश करने का, तो ताकि कनेक्टिविटी रहेगी तभी अधिक से अधिक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है गुड्स और सर्विसेज का। सोशल कल्चरल कोऑपरेशन, अगेन
पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी यहां प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स है वो लॉन्च किए जाते हैं, टाइम टू टाइम हमारे कल्चरल एंगेजमेंट किए जाते हैं, इससे कि हम अपना जो कोऑपरेशन है वो बढ़ा सके। और बहुत सारे जो आसियान मेंबर के कंट्रीज है, जो स्टूडेंट्स है वो इंडिया में आते हैं, इंडिया बहुत सारे डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आसियान ग्रुपिंग के कंट्रीज को। डिफेंस कोऑपरेशन, बहुत सारे हमारे ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि 2023 में होना है, यह भी प्लान्ड है, जो 2013 में होगा। वाटर सेट मिलिट्री एक्सरसाइज 2016 में होना है। और वियतनाम जो है इंडिया का तो वो ट्रेडिशनली डिफेंस पार्टनर रहा है, और इसी कारण से उसने साउथ चाइना सी रीजन में इंडिया को इनवाइट किया है फॉर एक्सप्लोरेशन। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मार्स, मीथेन। अब ये मार्स पे रिसर्च करने का कोई प्लान नहीं है या कोई मिशन नहीं है, बेसिकली इसे लॉन्च किया गया है जो इमिशन होता है मीथेन गैस का, उसे डिटेक्ट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए। अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है COP27 का जो मीटिंग हुआ है, वहां पे इसे लॉन्च किया गया है टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर द इमिशन ऑफ मीथेन गैस, बिकॉज मीथेन जो है वो एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है विच इज मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए रिसेंटली जो कॉप का मीटिंग हुआ है वहां पे यूनाइटेड नेशन ने ऐसे एक सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटर सिस्टम लॉन्च किया है टू ट्रैक द मीथेन इमिशन और अलर्ट द गवर्नमेंट्स, जितने भी नेशंस है, ताकि उन्हें मीथेन इमिशन के बारे में अलर्ट किया जा सके और कहां से कौन कौन से पॉइंट से मीथेन इमिट हो रहा है उसे ट्रैक किया जा सके। इसलिए यह मिशन को लॉन्च किया गया है। अब मार्स मिशन की बात करें, रिसेंटली इसे COP27 का मीटिंग में लॉन्च किया गया है ताकि मीथेन के इमिशन को कंट्रोल किया जा सके और गवर्नमेंट को अलर्ट किया जा सके, जो जितने भी मेंबर कंट्रीज है उन्हें अलर्ट किया जा सके रिगार्डिंग मीथेन इमिशन। और चूंकि बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ पॉइंट है मीथेन इमिशन के जिसे अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाया गया है, सो इसे लॉन्च किया गया इस सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को, ताकि डिटेक्शन पॉइंट, ताकि ट्रैक किया जा सके कि कहां कहां से मीथेन के इमिशन एग्जैक्टली हो रहे हैं और कितना अधिक हो रहा है। और ये फर्स्ट टाइम है जब यह पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, ग्लोबल अवेलेबल रहेगा इस सिस्टम के थ्रू, कि डिटेक्शन कितना हो रहा है, कितना मॉनिटरिंग हो रहा है, कितना मीथेन का इमिशन हो रहा है। ये ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन, मार्स मिशन का, कि टू एग्जिस्टिंग और फ्यूचर सैटेलाइट्स जो भी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इमिशन को, जो इमिशन हो रहा है उसे डिटेक्ट किया जाए और गवर्नमेंट को इमीडिएटली उसे अलर्ट किया जाए ताकि वो एफर्ट्स लगा सके टू कट डाउन द इमिशंस, ट्रैक द लार्ज पॉइंट इमिशन सोर्स। लाइक देख सकते हैं, आप जानते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, लाइक फॉसिल फ्यूल से इमिशन होते हैं, राइस के फील्ड से भी मीथेन का इमिशन होता है। तो ऐसे जितने भी सारे सोर्सेस हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए ही यह लॉन्च किया गया। तो मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि डिटेक्शन, ट्रैकिंग और अलर्टनेस, 3 वर्ड, ट्रैकिंग, डिटेक्शन और अलर्टनेस, दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मार्स मिशन। अब जरूरत क्यों है मीथेन के इमिशन को कम करने का, क्यों जरूरत है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीथेन बहुत ही एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक डेंजरस है। सो मीथेन के इमिशन को अगर कम नहीं किया गया तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। अब क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा खतरा है, सी लेवल राइज करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण मीथेन के इमिशन को कम करने की जरूरत है। जैसे आप देख सकते हैं, यह पहले तो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ पैराफिन सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड अमंग द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। ये सबसे अधिक डेंजरस ग्रीन हाउस गैस होता है जो कि पैराफिन सीरीज के हाइड्रोकार्बन से का मेंबर होता है। ये कंसर्न्स रिगार्डिंग मीथेन, मीथेन इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑफ 6 मेजर ग्रीन हाउस गैस बट फार मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी 6 मेजर ग्रीन हाउस गैस आइडेंटिफाइड किए गए हैं उनमें से मीथेन का इमिशन सेकेंड नंबर पे है, बट इट इज मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड।
जो इसका इफेक्ट है क्लाइमेट पे वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक है। ये अधिक ट्रैप कर सकता है और लंबे समय तक बना रह सकता है एनवायरमेंट में। अकाउंटिंग फॉर अबाउट 17% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मीथेन इज ब्लेम्ड फॉर कॉज एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ टेम्परेचर राइज प्री इंडस्ट्रियल टाइम। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है तब से लेकर अभी तक जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है उसमें 25 से 30% का कंट्रीब्यूशन इस सिर्फ सिंगल मीथेन का है। दैट्स वाई इसका इमिशन को कम करने का जरूरत है। आप देख सकते हैं, इट अकाउंट्स फॉर स्मॉल पोर्शन ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, बट इट इज थॉट टू बी 80 times मोर इफिशियंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड उस गैस को ट्रैप कर सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस को, हीट को ट्रैप कर सकता है, उससे 80 times मोर यह ट्रैप कर सकता है मीथेन। तो सोचिए कि यह कितना डेंजरस, कितने पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। दैट्स वाई देयर इज ए नीड टू कट द इमिशन ऑफ मीथेन। अब बात करते हैं इनिशिएटिव। बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मीथेन के इमिशन को कट डाउन करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट में बात कही गई है, कॉप्स की मीटिंग में बात की गई है, क्योटो प्रोटोकॉल हो या हमारा बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स हैं जहां पे मीथेन इमिशन को बात की गई है कट करने की। इनिशिएटिव भी लिए गए हैं जैसे ग्लोबल मीथेन प्लेज। इसका एम क्या है कि बाय 2030 मीथेन के इमिशन को एटलीस्ट 30% तक कट डाउन करना। दूसरा एक मेजर इनिशिएटिव है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। ये भी इसका एम है कि जितने भी सोर्स है, पॉइंट ऑफ सोर्स है मीथेन के इमिशन के, वहां से उस सोर्सेस से कोई अल्टरनेटिव मेथड निकाला जा सके ताकि मीथेन के इमिशन को कम किया जा सके। इंडिया लेवल पे भी बात करें, हरित धरा प्रोग्राम है, इंडिया ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये तीनों प्रोग्राम जो भी हैं, इन सबका एक ही एम है कि मीथेन के सोर्स जिससे वो इमिट हो रहा है उसे डिटेक्ट किया जा सके और उसे कम किया जा सके। जैसे राइस के फील्ड से निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल से निकलते हैं, लाइव स्टॉक से इमिशन होता है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट ऑफ सोर्स है मीथेन इमिशन के, उन्हें डिटेक्ट करके उन्हें कम करने के लिए एफर्ट लगाया जा सके, क्योंकि एक बहुत ही मेजर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। सो आज का ये हमारा 2 टॉपिक था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.